2020 कैसा रहा, 2021 कैसा रहेगा, इसी पर चल रहा है न्यूज 24 पर मंथन। और मंथन के इस सत्र में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके कंधों पर सिर्फ यूपी की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी पार्टी उन्हें देश भर में अपना स्टार प्रचारक बनाकर भेजती है। बहुत बहुत स्वागत मंथन में आपका। योगी जी, कैसे हैं आप? 2020 कैसा रहा, कैसे याद करेंगे 2020 को? अब तो 21 आने वाला है। देखिए, 2020 देश की दृष्टि से भी और प्रदेश की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण भी था और उपलब्धियों से भरपूर भी था। हम सब जानते हैं कि 2020 में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने वैश्विक महामारी कोरोना का मुकाबला किया है और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सफलतापूर्वक इस चुनौती से देश को उभारने में भारत ने सफलता प्राप्त की है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। एक तरफ वैश्विक महामारी ने जहां दुनिया के तमाम देशों को पूरी तरह झकझोरा है, वहीं भारत ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। और इन नई उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि 500 वर्षों के एक विवाद का पटाक्षेप भी होता है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी होता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करते हुए न केवल भारत के प्रत्येक नागरिक को इसके साथ जोड़ने के लिए, बल्कि स्थानीय उत्पाद को और उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए इसके लिए एक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हर एक सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का हो, इसके लिए विशेष अभियान भी देश के अंदर चला। 2020 देश के अंदर इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि पहली बार दुनिया के अंदर भारत ने दोस्ती की वैश्विक मंच पर दोस्ती का एक नया आयाम छुआ है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के साथ पूरे देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग कैसे प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है, इसका भी प्रत्यक्ष 2020 रहा है। अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए, सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए और विकास की नई ऊंचाइयों तक भारत को पहुंचाने के सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 2020 चुनौतियों का भी था तो उपलब्धियों का वर्ष भी है। योगी जी, आपने अब 2020 के अपनी उपलब्धियां जिसे आप याद करेंगे उनके बारे में बात की, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि किसान आंदोलन के लिए भी 2020 का ये आखिरी हिस्सा जाना जाएगा। आपने हाल में कहा, आप ही का बयान है कि जो लोग राम मंदिर निर्माण से नाराज हैं वही लोग इस किसान आंदोलन के पीछे हैं। ये क्या रिश्ता है राम मंदिर का और किसान आंदोलन का आपके हिसाब से? देखिए, एक चीज को हम सबको ध्यान में रखना होगा कि मांग वहीं पे होती है जहां पर लोगों को संभावना नजर आती है। 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने, लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं की थी। और 2014 के बाद देश के अंदर किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार की योजनाएं लागू की,
सॉयल हेल्थ कार्ड, ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। 1947 के बाद से लेकर के 2014 तक के इतिहास को उठा के आप देखिए, पूरे कालखंड को उठा के देखिए कि देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा है, इसकी लैब स्थापित कर रहा है। पहली बार किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होती है। हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होती है। लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की हम लोग उपयोगिता समझ सकें, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन को भी बढ़ावा देने और प्रोत्साहन देने की कार्य योजना पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगाने। ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी का उपयोग हम कर सकें, इसके लिए पीएम कुसुम योजना पूरे देश के अंदर लागू होती है। यानी ये सभी कार्यक्रम होने के साथ ही लागत का 1.5 गुना दाम। याद रखना, स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में एक कमेटी की अपनी रिपोर्ट दे दी थी। क्यों इस रिपोर्ट को 8 वर्षों तक लोग दबाए रखे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागत का 1.5 गुना दाम 2018 में देश के किसानों को दे दिया था। और केवल धान और गेहूं का नहीं, 24 जींस का ये दाम दिया है। एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। और यही नहीं, किसानों की सभी आवश्यकताओं की, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर दिया। यानी कोई ऐसा अवसर नहीं, यह तो केवल खेती किसानी का है। बागवानी के क्षेत्र में अभी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्यक्रम लागू हुए, पशुपालन के सेक्टर में जिस प्रकार की योजना लागू हुई, पहली बार खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्ति के लिए एक बृहद टीकाकरण का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। ये सभी किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के कार्यक्रम हैं। एफपीओज का गठन या फिर उस हर एक सेक्टर में कार्य करना जो एक आम नागरिक के, किसान के, मजदूर के जीवन में खुशहाली ला सके, इसके लिए जो अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है वो अभिनंदनीय है। और मैंने इसीलिए कहा कि जिन्हें भारत की उपलब्धि रास नहीं आती, जिन्हें भारत के गौरव के प्रतीकों के बारे में सम्मान व्यक्त करना शोभा नहीं दे रहा है, वे लोग जिसको लेकर के एक प्रकार की चिढ़ रखते हैं, वे लोग ही आज फिर से भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने तो पहले कहा हम एमएसपी पे बात करने को तैयार हैं, कृषि कानून पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। समस्या का समाधान तो बातचीत होगी। मुझे एक बात बताइए, कृषि कानून और एमएसपी के बीच में खालिद उमर कहां से आ जाते हैं? इसके बीच में वे लोग, वे चेहरे कहां से आ जाते हैं? हम पूछना चाहते हैं मेधा पाटकर से, उनका कृषि और खेती से क्या संबंध है? क्या आप इसके बारे में बता पाएंगे? योगेंद्र यादव से पूछना चाहते हैं। यानी अपनी नेगेटिविटी के कारण आप भोले भाले किसानों को के कंधों पर बंदूक रख करके उनको आगे करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। सरकार तो हमेशा बातचीत, और हम आज भी इस बात के पक्षधर हैं कि समस्या का बातचीत से समाधान होना चाहिए, और बातचीत के लिए सरकार तैयार है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब किसान बंधुओं ने चीज देखी कि बहुत सारे लोग उनके कंधों में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे तत्वों को, उनके पोस्टर को, उनके बैनर को बाहर करके उन्होंने फेंका भी। ऐसे लोगों को उससे बाहर भी करने का प्रयास किया। लेकिन मैं फिर अपील करूंगा, संवाद से समस्या का समाधान निकलेगा, और संवाद का ये रास्ता हमें आगे बनाना चाहिए। सरकार इस बात के लिए तैयार है, और हमें उस संवाद के मार्ग को आगे बढ़ा करके अगर कहीं कोई बात है उसका समाधान का रास्ता निकालने के लिए सरकार के साथ बैठना चाहिए। और भारत सरकार जब इसके लिए बैठ रही है तो उसका समाधान का रास्ता निकाले। ठीक है योगी जी, आपने ये भी कहा
कि ये पूरा का पूरा आंदोलन बहुत कम किसानों का आंदोलन है, लेकिन सच तो ये भी है, चलिए मान लिया पंजाब के ज्यादातर किसान इसमें हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि यूपी के कुछ किसान भी शामिल हैं। दिल्ली यूपी का बॉर्डर आपको पता होगा, वहां कुछ सड़कें कई हफ्तों से बंद पड़ी हैं। तो उन सड़कों को खुलवाने के लिए, उन किसानों से बातचीत करने के लिए क्या आपने कोई प्लान बनाया है? आपको पहले सही जानकारी होनी चाहिए। यूपी दिल्ली का कोई मार्ग बंद नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने रिपोर्टर को भेज के इसकी सही जानकारी ले लेनी चाहिए। दूसरा, आपको मालूम है नहीं वो बंद नहीं है, वो बंद होता रहता है, खुलता रहता है, ही कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, फिर पुलिस खुलवा देती है। ये चल रहा है। आपने जो बात कही, हाँ, आपने जो पहले बात कही कि यूपी के मार्ग बंद हैं, कोई मार्ग यूपी का बंद नहीं है। यूपी के अंदर किसानों की संख्या कितनी मालूम है आपको? हाँ। रजिस्टर्ड किसान ही हमारे यहाँ 2,35,00,000 किसान तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो है आच्छादित हैं, और बाकी अन्य किसान जो नौकरी पेशा वाले हैं या अन्य किसी का अपना वो है, तो इन चीज़ों को लेकर के देखेंगे ये संख्या 2,45,00,000 तक पहुंचती है। 2,45,00,000 किसान अपनी खेती किसानी के कार्य में लगे हुए हैं। चीनी मिलें, सभी 119 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही हैं। 4,500 से अधिक स्थानों पे हमारे धान क्रय केंद्र चल रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर जो इस सीजन की फसलें हैं उनके क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं। ये सब किसान लेकर के ही आ रहा है। इसको मैं क्या कहूंगा, आप इसको क्या कहते हैं? किसान नहीं मानते हैं आप इसको? क्या जो धान क्रय केंद्रों पे जा रहा है, जो किसान चीनी मिलों में गन्ना लेके जा रहा है, क्या वो किसान नहीं है? आप उसको किसान की श्रेणी में नहीं लेते एक भोले वाले किसान को? और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि किसान के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर जितना कुछ हुआ यूपी के अंदर, अगर आप देखेंगे, पहली कैबिनेट में हमने किसानों की ऋण माफी के कार्यक्रम को किए। 86 लाख किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया था। बाण सागर जैसी 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को हमने समयबद्ध ढंग से पूरा किया। बाण सागर की परियोजना 1977 में उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था, नहीं पूरी हो पाई। आज भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के 1 वर्ष के अंदर इस योजना को पूरा किया। 2.5 लाख किसानों को और 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। आप अनुमान कर सकते हैं ऐसी 1 दर्जन परियोजनाओं को। और इस समय जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से राज्य सरकार सिंचाई के लिए जो कार्य कर रही है प्रदेश के अंदर, ये इस योजना में जो सबसे बड़ी बात है कि मार्च 2021 तक हम लोग लगभग 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये किसानों के हित के लिए की जा रही कार्रवाई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश हमने यहां हर किसान को बीमा का कवर दिया कि किसी आपदा में अगर कोई किसान की दुर्भाग्य से मौत हो जाती है या उसका अंग भंग हो जाता है, सरकार उसको एक बीमा देती है। और उत्तर प्रदेश में हमने ये बीमा अब केवल किसान तक नहीं, बटाईदार को भी इससे आच्छादित किया है। किसान का परिवार और बटाईदार भी इसका पार्ट बना हुआ है। ये सभी कार्य, प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार लेके आई है। गन्ना किसानों का प्रदेश में 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हो चुका है। कोरोना कालखंड के अंदर सभी 119 चीनी मिलें चलाई गई। ये सब किसानों के हितों के लिए किया जा रहा है। इसलिए एक यूपी के अंदर कोई मार्ग बंद नहीं है, ये चीज नोट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं इस चीज को, यूपी के अंदर कोई रोड न मार्ग बंद है, न दिल्ली का आवागमन बाधित हुआ है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने की छूट प्रत्येक को है। कानून के दायरे में रहकर के कोई भी धरना प्रदर्शन करता है तो कहीं कोई समस्या किसी को नहीं, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उससे वंचित नहीं कर सकते। लेकिन हमें गलत खबरों से भी बचना चाहिए। ओके योगी जी, किसानों की बात हो गई। अब मैं आ रहा हूं 2022 में आपकी अग्नि परीक्षा होनी है। और मैं अग्नि परीक्षा इसलिए कहता हूं उसको, यूपी के चुनाव को,
क्योंकि जब 325 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी तब नरेंद्र मोदी के नाम पर जीती थी। उस समय पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उस जीत का। 2022 की अग्नि परीक्षा के बारे में आपने कुछ तैयारी की, अपने बारे में कुछ सोचा है क्या कि बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों पर होगा 325 सीटों के उस प्रदर्शन को दोहराना? 2022 में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य पूरे राज्य को निरंतर प्राप्त हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और सानिध्य पूरे प्रदेश को निरंतर प्राप्त हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और सानिध्य पूरे प्रदेश को निरंतर प्राप्त हो रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। अपने नेतृत्व के यशस्वी मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2022 में डंके की चोट पर फिर से चुनाव जीतेगी, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये अलग अलग चुनाव परिणामों ने ये साबित किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव ने, 2019 के लोकसभा चुनाव ने, और उन लोकसभा चुनाव के बाद दो उपचुनाव यूपी के अंदर हुए हैं। इन सभी ने साबित किया है। अभी हाल ही में तो 1 महीने पहले चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। 7 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए मान के चलिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएगी और अपने लोक कल्याण, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के उत्थान के कार्यक्रम को तो आगे अपने इसी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने, हर एक नागरिक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान देने के इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। ओके, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा अगला, योगी जी आपने सोचा है कि इस बार थोड़ा सा अलग चुनाव होने वाला है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उतर आई है मैदान में। इस बार अभी से ऐलान कर दिया ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके कि हम भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। कुछ अलग रहेगी क्या इस बार लड़ाई? क्या दिक्कत आ रही भाई? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? हर व्यक्ति अपना चुनाव लड़ सकता है। जनता लोकतंत्र में जनार्दन की भूमिका में होती है। जनता को तय करना है। इसलिए उससे जिसने काम किया होगा, जो जनता के बीच में रहा होगा, जनता उसको सपोर्ट करेगी। इसलिए कोई भी आएगा, सबका स्वागत है। नहीं, आप पर आरोप लगता है, जनता का तंत्र है, जनता का। आप पर आरोप लगता है कि आपकी बी टीम है ओवैसी, इसीलिए आप उनको जगह जगह उतार देते हैं जहां भी आपको मुस्लिम वोट बांटना होता है। वही यूपी में कर रहे हैं आप। देखिए, हमारी ना कोई ये टीम है ना कोई बी टीम है। हमारी टीम केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे साथ, हमारा सहयोगी है। और हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है, उसी के अनुरूप हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, उसी के अनुरूप हम लोग चलते हैं। जनता के सामने भी हम उन्हीं मुद्दों के साथ, उन्हीं मूल्यों और उन्हीं आदर्शों के साथ चलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और जहां तक बात है, हम लोग तो अभी हाल ही में हैदराबाद होके आए हैं। अगर हम लोग वहां गए हैं, वहां पे अपनी बात रखी है, जनता ने उसको काफी हद तक अप्रिशिएट किया है। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश में भी सभी लोग आए। ओके, ओवैसी जी के बारे में वैसे क्या सोचते हैं आप? आपके विचार क्या हैं? क्योंकि वो आपके बारे में कहते हैं कि आप विभाजनकारी नेता हैं। आपकी पार्टी के नेता उन पर अक्सर इसी तरह का आरोप लगाते हैं कि वो बांटते हैं, वो मुस्लिम राजनीति करते हैं। आपके विचार क्या हैं ओवैसी के बारे में? देखिए, ये तो देश जानता है, दुनिया जानती है किसके बारे में जनता क्या धारणा बनाती है और उसका जनता किस रूप में उसको लेती है। मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता से बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। योगी जी, हाल में आपको पता हो, याद होगा आपको, आपने ये बयान जरूर सुना होगा, मायावती और अखिलेश के रिश्तों में ऐसी खटास आई कि मायावती जी, बहन जी, यहां तक बोल गई कि वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी के साथ भी जा सकती हैं। उनका यह इशारा ऐसा देखा गया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। इस पर आपके कुछ विचार हैं क्या बीएसपी के साथ दोबारा जाने के? क्योंकि पहले भी गए हैं आप। देखिए, हर एक नेता को, हर एक दल को अपनी बात
कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में है और जिन सहयोगियों के साथ में है, एनडीए के हमारे जो घटक दल हैं यूपी के अंदर जो हमारे साथ वर्तमान में हैं, यही दल आगे भी चलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई इस प्रकार की संभावना बनने वाली है। और पता नहीं आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। मायावती जी ने सपा के साथ गठबंधन करके देख लिया है कि उससे उनको कितना नुकसान हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनको अधिकार है तय करने का कि आगे उनकी पार्टी कैसे और किस रूप में उनको चुनाव लड़ना है। वो प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनको एक राजनीतिक अनुभव उनके पास है, तो स्वयं इस चीज़ को जानती हैं कि कहाँ पे उनको राजनीतिक लाभ हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है। इसमें न मेरे सुझाव की उनको आवश्यकता है और न ही किसी अन्य दल के बारे में किसी को कोई सुझाव देना चाहिए। अखिलेश जी, आपकी सरकार पर हर दिन हमले करते हैं, हर दिन, कभी ट्विटर के जरिए और कभी सड़क पर और कभी मीडिया वार्ता के जरिए। और वे ट्विटर पर तो ऐसे तीखे तीर चलाते हैं योगी जी आप पर। वो लिखते हैं, जहां तक जाती नजर वहां तक लोग तेरे खिलाफ हैं, ए जुल्मी हाकिम तो किस किस को नजरबंद करेगा। फिर लिखते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, दम्ब का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा, किसान यात्रा में शामिल हो। वो कह रहे हैं लाखों किसान आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी योगी की जोड़ी को अखिलेश रोज टारगेट करते हैं, रोज। आपको फिक्र होती है क्या? देखिए, जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग, मुझे लगता है कि ट्विटर पे ही कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जनाधार जब खिसक चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। जनता उनकी असलियत देख चुकी है। यूपी के किसानों के साथ इन्होंने क्या किया था, यूपी के नौजवानों के साथ क्या खिलवाड़ किया था। नौकरियां बिकती थी और एक खानदान झोला लेकर निकल पड़ता था, कोई नौकरी निकलते थे वो झोला लेकर निकल पड़ते थे वसूली पे। उसके बाद जब कोर्ट स्टे करता था, उस युवा के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था। आज तो नहीं। उनकी चिढ़ कुछ चीजों में जरूर है। वो चिढ़ इस बात को लेकर के कि जो काम वो नहीं कर पाए कैसे आज हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है। क्योंकि जिनकी दिनचर्या 2 बजे दोपहर के बाद से अपराह्न में होती हो और शाम 5 बजे तक सिमट जाती हो, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नहीं चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संचालन करने के लिए पहले उसकी नीयत साफ हो, फिर वह एक पॉलिसी बना दे उसके तहत कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, बेमानी भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, अराजकता और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य करेंगे। लेकिन यहां पे तो सपा की सरकार के समय स्वयं सत्ता से ही सुरक्षा का खतरा सर्वाधिक था। आप देख रहे होंगे जिन आतंकवादियों को आज आजीवन कारावास की सजा और मौत की सजा हो रही है, सपा के समय में इन आतंकवादियों को छोड़ने की इनके द्वारा वकालत की जा रही थी। आज युवाओं को नौकरी मिल रहा, 4 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने की ओर अग्रसर बढ़ चुके हैं, यानी 2.25 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 15 लाख यूथ को अब तक हम लोगों ने निजी क्षेत्र में उनको नौकरी उपलब्ध कराई है। 1.5 करोड़ से अधिक यूथ को अब तक हम लोग रोजगार के साथ जोड़े हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़े हैं। एक बड़ा अभियान जो उत्तर प्रदेश के अंदर चला है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य, 2017 तक यूपी की चीनी मिलें बिकती थी, 5-5, 6-6 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। ये किसानों की बात क्या करेंगे। आज 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम कर चुके हैं। और अभी एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे आएगा, गन्ना मूल्य का विगत वर्ष का और इस वर्ष का भी, यानी विगत वर्ष का तो 100% और इस वर्ष का तब तक हम लोग काफी बड़ी मात्रा में लगभग 40% गन्ना मूल्य का भुगतान करने में तब तक सफल हो चुके होंगे। इसी प्रकार से प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लोग लेके आए थे। याद करिए, 2017 तक
यानी 2016 तक प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट धान का 5 लाख मीट्रिक टन और गेहूं का 9 लाख मीट्रिक टन तक होता था। आज ये कहां जा रहा है? 55 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच रहा है धान का, 52 लाख मीट्रिक टन का चारा गेहूं का, यानी व्यापक परिवर्तन हुआ है। ये चेंज इनको नहीं दिखता। प्रदेश के अंदर 2017 तक एक भी जगह पे मेट्रो नहीं थी। आज लखनऊ में मेट्रो, गाजियाबाद में मेट्रो, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो, नोएडा में मेट्रो, कानपुर और आगरा में नए मेट्रो के काम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक जो जाल बिछ रहा है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक, 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितना निवेश नहीं हुआ, मात्र 3 वर्ष में उतना निवेश हमने कराया, जबकि कोरोना से जूझ रहा है। अभी सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट का देश का पहला निवेश जो चीन से हम लोग लेके आए हैं, यूपी में होने जा रहा है। चीन से जर्मनी की एक कंपनी जूता निर्माण का काम आगरा में प्रारंभ की है। अभी उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर 6,500 करोड़ रुपए का यूपी में बनने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम बनाने जा रहे हैं, और केवल जेवर में ही नहीं, 2017 तक यूपी के केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं। 24 पे कार्य चल रहा है। यह है स्पीड। 1947 से 2017 तक यूपी में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, आज 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यूपी में बन रहे हैं। 30, 2 एम्स, गोरखपुर एम्स और रायबरेली एम्स, एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में तैयार हो रहा है। लखनऊ का कैंसर संस्थान और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी ये संचालित हो चुके हैं। ये व्यापक कार्य, और कोरोना में तो दुनिया ने यूपी के कार्य को देखा है। इसके लिए हमें किसी विपक्षी दल के किसी नेता से इसके बारे में सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भाई स्वाभाविक रूप से जिसके जैसे संस्कार होंगे वह उस प्रकार की भाषा बोलेगा। नहीं, वो तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि आपकी ठोको नीति ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज ला दिया है। आप ब्राह्मणों के खिलाफ भी काम करने लगे हैं, ठाकुर बन के काम कर रहे हैं। देखिए, हमने जाति के आधार पर प्रदेश के अंदर कभी नहीं बांटा, न जाति, न मत, न मजहब, लेकिन विधि का कानून होगा और कानून के इस राज के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। अपराधी अपराधी है। इन अपराधियों के शागिर्द ये लोग थे, इन अपराधियों से गले मिलने का काम करते थे। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को अपने घर में बुला के सम्मानित करने का काम करते थे। आज तो मुजफ्फरनगर, आज तो कैराना से पलायन नहीं हो रहा है ना? क्या इस जाति के कारण हो रहा है क्या? आज तो मुजफ्फरनगर में या बरेली में दंगे नहीं होते हैं ना? आज तो नहीं हो रहा है। अखिलेश जी को जरूर बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जब दंगा नहीं होता है तो दोनों को लाभ होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अपराधी जब पलायन करता है प्रदेश से तो समाजवादी पार्टी को जरूर बुरा लग रहा होगा, क्योंकि ये अपराधी बहुत सारे लोगों के लिए वसूली भी करते थे। लेकिन आज ये सब बंद हो चुका है, तो जिसके पास कुछ नहीं वह इसी प्रकार की बात करता है। जिन लोगों ने नौकरी जाति के आधार पर बांटी हो, खानदान के आधार पर बांटी हो, वे लोग मुझे इसके बारे में सर्टिफिकेट क्या देंगे? मेरे बारे में हर व्यक्ति जानता है मैं कैसा व्यक्ति हूं, क्या कम करता हूं। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता इस मामले में लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके सारे कानून, सारी नीतियां मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। अब हाल का लव जिहाद कानून देख लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए वो हमारी नीति किसी के खिलाफ नहीं। हमारी नीतियां किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, 24 करोड़ जनता के सम्मान को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। हमने प्रदेश के अंदर धर्म स्वतंत्रता का जो ये कानून पास किया है, यह कानून
छल छद्म या धोखे से नाम बदल करके अगर कोई व्यक्ति किसी बालिका को बहलाता है और उससे जबरन शादी करता है और उसके बाद वो बालिका शिकायत करती तो उसको प्रोटेक्शन देने का कानून है। मिशन शक्ति के अभियान के अंतर्गत हमने इसको लिया है। हर बालिका, हर बेटी, हर बहन को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, वह किसी भी कोई भी जाति, मत या मजहब का हो। इसलिए कानून सब पे समान रूप से लागू होता है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए इन लोगों में कि कानून जाति देख करके और उस नजरिए से कानून नहीं देखता है। पर ये आपका कानून अध्यादेश ये लागू होने के बाद योगी जी कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां पुलिस ने हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का उनको उठाया, केस वेस भी दर्ज किया, लेकिन बाद में पता चला कि अपनी मर्जी से किया था दोनों ने और जोर जबरदस्ती या धोखेधड़ी की कोई बात ही नहीं थी। तो ये जो कानून है इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, अभी से इसके मामले सामने आने लगे और इसीलिए आरोप लग रहा है, बोल रहे हैं ये कानून सही नहीं। अगर सलमान नाम का व्यक्ति अपना को करण लिखता है, ये धोखा नहीं तो क्या है? उसके बाप ने उसका नाम पहले से ही करण क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। आप अपना नाम मानस की बजाय जो है क्यों सलमान नहीं रखते हैं? आपके माँ बाप ने जो आपका नाम रखा है वही तो बोल रहे हैं ना। और यही स्थिति मैं उनके लिए भी पूछता हूं, ये धोखा है और धोखा देकर के आप ये काम नहीं कर सकते। और फिर अगर एक अभिभावक इस बात की शिकायत करता है, देखिए हमें इस चीज को नोट करना होगा कि अगर एक अभिभावक, वो अभिभावक आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, ये कहता है कि मेरी नाबालिग बालिका को धोखा दे करके या जबरन उठा के ले गया, पुलिस क्या करेगी? हाथ पे हाथ धरी बैठेगी? कल उस बालिका के साथ कोई घटना घटित होती है तब तो आप कहेंगे कि देखिए साहब पुलिस ने कुछ नहीं किया। और पुलिस अगर एक्शन लेती है तो आप फिर उसमें पर अगर लड़की लड़का बालिग है तो उसमें फिर माँ बाप कहां से आ जाते हैं योगी जी? अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ये चीज तो तब सामने फिर माँ बाप की आप माँ बाप का दखल क्यों बढ़ा रहे हैं उसमें? देखिए जब माँ बाप का दखल क्यों बढ़ा रहे हैं? माँ बाप का दखल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पिता कहता है, माँ कहती है कि मेरी बेटी बालिग नहीं नाबालिग है, तो क्या पुलिस को या प्रशासन को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए क्या? और अगर बालिग ये साबित होता हो बालिग हैं और अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, इसमें कोई छल नहीं, कोई छद्म नहीं, कोई धोखा नहीं है, हर व्यक्ति भी स्वतंत्र है, फिर ये तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भी भगा के लेके जाता तो फिर उस पे भी आप जबरन न करिए ना, फिर वहां पे भी वकालत कर लीजिए। दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं कि आप एक तरफ कानून की बात करेंगे और दूसरी तरफ स्वतंत्र जो है व्यक्तिगत मर्जी की बात करेंगे। कानून के नजरिए से सबको समान रूप से सब पे लागू होना चाहिए कानून। नहीं, कोई क्यों करेगा? जो इस आपके कानून के विरोधी हैं वो ये कहते हैं नाम बदलकर कोई किसी लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा? और वैसे पहले भी ऐसे कानून है, कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको उन कानूनों में सजा दी जा सकती है। ये तो आपने देखा होगा। देखिए कानून बनने के बाद 100 से अधिक ऐसे मामले आए हैं और कानून के पहले भी आपको याद होगा मेरठ की वो घटना जिसमें असलम नाम का व्यक्ति अमित बनकर के एक महिला के साथ शादी किया, बाद में उस महिला और उसकी बच्ची की हत्या करके अपने घर के अंदर दफना दिया। मुझे आश्चर्य होता है इतने बीभत्स घटना पर भी ये सब तथाकथित सो कॉल्ड जो सेकुलरिस्ट हैं या अपने को जो अपने तथाकथित प्रगतिशील कहते हैं, इन लोगों के कलेजे नहीं पिघले? एक महिला के साथ इतनी बर्बरता, असलम नाम का व्यक्ति अमित बनकर के धोखे में रह करके उस महिला की इसलिए हत्या कर दिया क्योंकि इस महिला ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और इस प्रकार के 100 मामले आए हैं और बहस इस पे होनी चाहिए कि ये चीजें हम अलाउ करके कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले ऐसे लोगों को जो नाम बदल करके छल और छद्म से बेटी और महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको कितनी छूट देनी है? जबकि इस मामले में मैं आज की बात कर रहा हूं, यूपी ने कानून आज बनाया है, हम ऑर्डिनेंस आज लेके आए हैं, कानून आज हम बनाने जा रहे हैं। केरल हाईकोर्ट इस मामले में बहुत पहले बहुत स्पष्ट आदेश कर चुका है केरल की सरकार को
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इससे संबंधित आदेश पहले से किए हैं। हमें न्यायपालिका की उन भावनाओं को भी समझना चाहिए और आम जन की उन भावनाओं को भी समझना चाहिए। एक आम अभिभावक क्या चाहता है, कैसा माहौल चाहता है। सुरक्षा की गारंटी, एक तरफ आप पलायन की बात करेंगे, दूसरी तरफ इस प्रकार के गुंडों को सड़कों पे चल करके पूरी तरह अराजकता फैलाने और अव्यवस्था फैलाने की छोड़ देंगे। ये मॉडर्न के नाम पे नहीं हो सकता है। योगी जी, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, देश भर में जहां भी चुनाव होता है आपकी पार्टी आपको भेजती है और वहां आपकी पार्टी को कामयाबी भी मिलती है। आपके विरोधी कहते हैं कि आपकी विभाजनकारी छवि की वजह से आपको भेजा जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को? मुझे एक बात बताइए, क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को? आप एक न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, आपके रिपोर्टर हर एक जनपद में, हर एक कस्बे में होंगे। यूपी से कितने लोगों ने पलायन किया है? 2017 के बाद से लेकर के मार्च 2017 से 19 मार्च 2017 से मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। सर्वाधिक समय देता हूं जनता को भी, शासकीय कार्य को भी। प्रदेश के अंदर हर जनपद में जाता हूं। अगर मेरी नीतियां विभाजनकारी होती तो मैं जिस जनपद में जाता वहां तो कोई वर्ग विशेष के लोग पलायन कर गए होते, जैसे कैराना से पलायन हुआ था। ऐसी स्थिति पैदा होती है ना। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिन्होंने विभाजन कराया है, विध्वंसात्मक कार्यों में जिनके हाथ लगे रहे हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, रामपुर के सीआरपीएफ के कैंप पर, या फिर गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट पे, संकट मोचन मंदिर के हमलावरों को, आतंकी हमला करने वाले उन तत्वों की पैरवी करने वाले लोग और उनके मुकदमों को वापस लेने वाले लोग, अगर आज मुझे विभाजनकारी कहते हैं तो उनकी मानसिकता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 2005 में हमला करने के लिए आए थे, या रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के लिए आए थे, या संकट मोचन मंदिर पर, या अयोध्या, काशी या लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले जो लोग आए थे, क्या ये फूल बरसाने के लिए आए थे? क्या इनके मुकदमे वापस क्यों लिए थे तत्कालीन सरकार ने? क्यों लेने के प्रयास किए थे? और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के उन सभी न्यायमूर्तियों को जिन्होंने तत्कालीन सरकार के इस प्रकार के यानी विध्वंसात्मक एजेंडे को पूरी तरह रोक लगाया था। आज आप देख रहे होंगे उन्हीं आतंकियों को आज आजीवन कारावास की सजा हो रही है। ये चीजें दिखाती हैं, ये लोग बातें वो लोग वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होने वाले तत्वों को प्रोटेक्ट प्रदेश के अंदर किया था। आखिरी सवाल है योगी जी, मेरा आखिरी सवाल यह है, अगर अगले चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और इधर से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो भी लड़ेंगे मुफ्त बिजली पानी के एजेंडे को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, इन दोनों के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? तो क्या दिक्कत आ रही? किसने मना किया है? वो तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं। वो आज कोई नई बात थोड़े है। हर जगह हर चुनाव लड़े, सब में जमानत जब्त हो रही है। 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, यानी बोनी भी नहीं खुली। इसलिए यूपी और बिहार के लोगों ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कृत्यों को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। कोरोना में सुपरफ्लॉप सरकार को दिल्ली के अंदर देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आ सकते हैं चुनाव में, कोई समस्या नहीं। और प्रियंका गांधी पर एक टिप्पणी बस जाते जाते, क्योंकि हो सकता है कांग्रेस उनको सीएम के चेहरे के तौर पर पेश करे। कोई भी चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति अधिकारी है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी है। आकर के उपचुनाव भी देख लिया है, इससे पहले के चुनाव को भी देख लिया है, और 2022 का चुनाव भी देख लें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बिजी शेड्यूल में से